नमस्कार। आज हम अपनी नई चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। चैनल का नाम है स्वास्थ्य की पाठशाला। स्वास्थ्य की पाठशाला के कुछ एपिसोड्स होंगे, कुछ खंड होंगे और समय बताएगा। अभी तो हमने एक परिकल्पना की है कि स्वास्थ्य की पाठशाला के 51 खंड होंगे। इस पाठशाला में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पाठशाला हम साथ साथ लेके आए हैं। मैं यानी डॉक्टर संदीप कुमार, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर सर्जरी, एम्स भोपाल का फाउंडर डायरेक्टर और पेशे से सर्जन और कैंसर सर्जन, और मेरे साथ इस स्वास्थ्य की पाठशाला में रहेंगे एक सामान्य पर बहुत ही होनहार और अनेक विषयों के ज्ञानी श्री अजय अग्रवाल जी, जो आपको स्वास्थ्य की पाठशाला के बारे में 2 शब्द और बताएंगे। स्वास्थ्य की पाठशाला विषय पर किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं 2 पंक्तियों में अपना परिचय और हमारा और डॉक्टर साहब का कैसे सानिध्य हुआ, कैसे साथ हुआ, इस विषय में बताना अवश्य उचित समझूंगा। जैसे कि मैं संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन बचपन से ही साहित्य, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रति हमारा बहुत ही समर्पण रहा है और हमको इसी प्रकार की ट्रेनिंग भी मिली है, प्रशिक्षण भी मिला है। लेकिन हमारे घर में चूँकि विज्ञान नहीं था लेकिन हमारा विज्ञान के प्रति बहुत रुझान था, गणित के प्रति बहुत रुझान था और डॉक्टर साहब के सानिध्य में मैं बचपन से ही आ गया था और लगातार उनके इलाज करने के तरीके, उनको जीवन मूल्य जीने के तरीके से मैं सदैव प्रोत्साहित होता रहा हूँ। कदाचित इसीलिए डॉक्टर साहब ने मेरी प्रवृत्तियों को देखते हुए हमको अपने साथ आमंत्रित कर लिया कि इस तरह की पुस्तक लिखें, अच्छे इलाज के 51 नुस्खे। और आज उसी एक अच्छे इलाज के 51 नुस्खे के ऊपर आधारित जो हम आज से पाठशाला शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है स्वास्थ्य की पाठशाला। और इस पाठशाला का उद्देश्य है कि जन सामान्य और मरीज कैसे अपने को सक्षम महसूस कर सके। तो जैसा कि श्री अजय कुमार अग्रवाल जी ने कहा, 2 वर्ष के अथक परिश्रम से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, अच्छे इलाज के 51 नुस्खे। इसको प्रकाशित किया है श्री राम आनंद जी ने स्टारडम पब्लिकेशन बेंगलोर में। पुस्तक लगभग 500 पृष्ठों की है और इसके जो 51 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, वही मेरी स्वास्थ्य की और हमारी संयुक्त स्वास्थ्य की पाठशाला होगी, जो हमें पूरा विश्वास है कि एक जन सामान्य को और बहुत सारे मेडिकल और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को एक साधारण सी, सिंपल सी, ऐसी आम बोलचाल की भाषा में एक कठिन विषय को, मेडिकल के कठिन विषय को, आधुनिक चिकित्सा के विषय को आपको आप तक परोसेगी। इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है और आज आपका हमारी चैनल पे ये पहला हम आज कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये अगले 10-15 मिनट का कार्यक्रम चलाएंगे और आपसे अनुरोध है, बने रहिएगा आप हमारे साथ हमारी इस स्वास्थ्य की पाठशाला में। डॉक्टर संदीप कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पाठशाला में। और स्वागत करने के साथ ही मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो आपसे पहला प्रश्न है कि इस पुस्तक लिखने की बात आपको कहाँ से और कैसे सूझी? ये जिसको कह लीजिए दिन भर का फ्रस्ट्रेशन है। रोज बैठे मरीज देखते हैं, 40 साल से मरीजों को देखा है, तो अक्सर मरीज कह बैठते हैं, डॉक्टर साहब अच्छा इलाज करिएगा, इधर उधर का बहुत सारा परिचय देते हैं, दोस्ती बनाना चाहते हैं। तो मैं अनायास ही मरीजों से बोल पड़ता हूँ, देखो भाई, अच्छा इंसान हूँ, पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, मेहनती आदमी हूँ, ये तो आप जानते ही, सोच के आप मेरे पास आए हैं, लेकिन अच्छा इलाज करने की आप में भी खूबियां होनी चाहिए। ये बात
कहने में बड़ी अटपटी लग रही है, पर पुस्तक लिखने की प्रेरणा यही प्रश्न है कि एक अपेक्षा है अपने क्लाइंट से, अपने मरीज से, कि अगर वो भगवान न करे उसको कैंसर हो या डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या पेशाब की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी थोड़ा बहुत समझे, ताकि हम उसके इलाज को अच्छा इलाज करने में हम सक्षम हो जाए। तो इसीलिए इस पुस्तक के अंदर बहुत से ऐसे विषयों पे चर्चा है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, किस प्रकार से दवाइयाँ लें, किस प्रकार से संयम का जीवन जिए। यही मेन प्रेरणा रही है इस पुस्तक को लिखने की। आपने बात बहुत अच्छी बताई, और अब हम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि साक्ष्य के पर आधारित चिकित्सा आपने इस पुस्तक में एक अध्याय के रूप में लिखा है, हमने आपने, तो इसको लिखने का अर्थ आज तक हमको समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोग मुझसे, कुछ लोग कहते हैं कि साक्ष्य आधारित चिकित्सा क्या है, कृपया इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। जी देखिए, अनेक चिकित्सा प्रणालियां जो हैं वो चलती हैं, पर एक ही चिकित्सा प्रणाली है जिसके अंदर ऑडिट हो गया हो। आप अकाउंट्स के आदमी रहे तो आप ऑडिट कराते हैं, तो चिकित्सा का भी ऑडिट होता है, उसी को साक्ष्य पे आधारित कहते हैं। ऑडिट शब्द देखिए बहुत लोग समझते हैं, और ये ऑडिट होता है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल से, अर्थात 10 मरीज, 100 मरीज, इसको कहते हैं कि एक सैंपल को आप काउंट कर लें, गिन लें, जिसको सांख्यिकी के माध्यम से कहते हैं एक वैलिड सैंपल, और उसमें उस बीमारी के मरीजों को एक तीसरा व्यक्ति जो कि ट्रायल नहीं कर रहा है वो आकलन करेगा कि बीमारी ठीक हुई, यानी कि हैप्पी आउटकम हुआ, या बीमारी आंशिक रूप से ठीक हुई, यानी कि पार्शियल आउटकम हैप्पी हुआ, या बीमारी नहीं ठीक हुई। और इसी को रैंडमाइज ट्रायल कहते हैं, इसी को साक्ष्य पे आधारित चिकित्सा कहते हैं। इस शब्द को लोगों ने बस इस्तेमाल कर लिया है बिना ऐसा आंकड़ा दिखाए जो कि तीसरी पार्टी द्वारा, जैसे कि आपने देखा होगा अकाउंट्स में, बैंक्स में एक तीसरा व्यक्ति ऑडिटर के रूप में आता है, इसी को साक्ष्य पे आधारित चिकित्सा कहते हैं, जिसमें चिकित्सीय अनुभव का और चिकित्सीय आउटकम का, कि जो चिकित्सा से फायदा या नफा या नुकसान हुआ, का ऑडिट होता है, जिसको रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी एक बात को जोड़ने की अनुमति चाहूँगा कि साक्ष्य पर आधारित चिकित्सा जो है वो मेरे ख्याल से रोग का निर्धारण और रोग के निर्धारण के आधार पर, जो कि एमआरआई इमेजिंग वगैरह जो करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, उसके माध्यम से रोग का निर्धारण, पैथोलॉजिकल टेस्ट इत्यादि के माध्यम से, और रोग का निर्धारण करके कौन सी दवा किस रोग में काम करेगी, उस दवा के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये मतलब कि प्रैक्टिकली क्लिनिक में ये बात आती है मरीज के सामने कि हम जो तुमको औषधि दे रहे हैं, अपनी पुरानी औषधि लेके आओ, तुमको क्या क्या रोग हैं, उसके हिसाब से हम औषधि आपको देंगे। जो आपकी क्लिनिक में, डॉक्टर संदीप कुमार की क्लिनिक में जो चिकित्सा होती है वो स्वास्थ्य साक्ष्य पर आधारित चिकित्सा ही होती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे समझाया कि रोग का निर्धारण करें, और ये रोगी अधिकार है कि उसको बताया जाए कि उसके रोग का निर्धारण हुआ या नहीं, उसकी, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं जी। और चाहे वो अनेक तरीके से एक्सरे के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, अनेकों खून के टेस्ट के माध्यम से, और कम से कम टेस्ट करके, कम से कम व्यय करके, जिसके अंदर जो भी उसका व्यय खर्च कर रहा हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी, चाहे प्रदेश की सरकार, चाहे भारतीय सरकार, या मरीज की जेब से खर्च हो रहा हो, कम से कम खर्च करके। साक्ष्य आधारित चिकित्सा यह सिखाती है कि छोटे से छोटे रास्ते से चल के रोग का निर्धारण हो, और ऐसी औषधि लिखी जाए या ऐसी चिकित्सा पद्धति से उसको अवगत कराया जाए और उसका इलाज कराया जाए जो सर्जरी हो या मेडिसिन हो, सबसे ज़्यादा लाभ हो। यही साक्ष्य पे आधारित चिकित्सा है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा जगत में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि प्राइमरी केयर, प्राथमिक चिकित्सा, द्वितीय चिकित्सा, तृतीय स्तर की चिकित्सा, बड़े अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी अस्पताल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं, सुनते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन
एक्चुअली वास्तविक रूप में चिकित्सा जगत में चिकित्सा की पद्धति किस प्रकार से चल रही है, तौर तरीका क्या है, इस पर जरा अपना स्पष्ट मत प्रस्तुत जी करें। पूरा आपने अजय जी बहुत अच्छी बात कही, और ये अध्याय आपने बहुत रिसर्च करके लिखा कि चिकित्सा और करने का हमारे देश में खास तौर से तौर तरीका क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और डॉक्टरों के कार्य करने की पद्धति क्या है, और डॉक्टरों के कार्य करने की कार्यशैली क्या है, जिसके अंदर एक चैप्टर है जिसको ट्रियाज करके आपने उसके बारे में चर्चा की है। तो चिकित्सा, जैसे आपने कहा कि प्राइमरी केयर जो कि गांव-गांव तक उपलब्ध है, जो कि प्रायः सरकारें करती हैं, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी अर्थात जननी और नवजात शिशु की केयर, वृद्धजनों की केयर, टीकाकरण, गाँव में फैले हुए किसी रोग का उपचार, और ये सरकार की प्राथमिक ड्यूटी है कि वो प्राथमिक चिकित्सा को घर के द्वार पर चिकित्सा के रूप में उपलब्ध कराए, और कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो तो वहाँ तक एम्बुलेंस पहुँच के उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक लाया जाए। और क्या हेल्थ का स्ट्रक्चर है हमारे देश में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पीजीआई इत्यादि, जो कि गवर्नमेंट का तंत्र है। फिर हमारे यहाँ एक प्राइवेट चिकित्सा है, लोग बैठे हुए हैं अलग से इलाज कर रहे हैं, बड़े बड़े कारपोरेट के अस्पताल हैं, कुछ लोगों के छोटे नर्सिंग होम और अस्पताल हैं। इन सभी बातों पे एक चर्चा है और पूरे स्ट्रक्चर को समझाया गया है, और यह ट्रेज की क्या पॉलिसी है, डॉक्टर कैसे काम करते हैं, किस मरीज को प्राथमिकता दी जाती है, कैसे प्राथमिकता देने के क्या तौर तरीके हैं, क्या उसके रूल्स हैं, ये सब बातों पे चर्चा है इस पुस्तक में। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न हम ये पूछना चाहेंगे कि इस अध्याय में मैंने पढ़ा था कि अरण्य चिकित्सा और क्या नाम डिजास्टर मेडिसिन, आपदा चिकित्सा, तो ये, या वारफेयर मेडिसिन, युद्ध स्थल की चिकित्सा, तो ये क्या अलग प्रकार की चिकित्साएं हैं जो कि आप लोग सामान्य अस्पतालों में देते हैं? जी बिल्कुल, ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है ये आप ही ने निकाला था। इसको अंग्रेजी की एक पुस्तक आई थी जो मैंने पढ़ी, जिसका नाम है विल्डरनेस मेडिसिन। बहुत से लोग आपने देखा हिमालय की यात्रा पे निकल जाते हैं, कनाडा अमेरिका में झीलों की यात्रा पे अकेले ही निकल जाते हैं, जंगल में टहलते रहते हैं। हमारे देश की सेना सियाचिन के अंदर है, तो इसके लिए एक शब्द हिंदी में देखा गया जो कि रामचरितमानस से लिया, अरण्यकांड से लिया, कि अरण्य चिकित्सा। और इसके लिए बिल्कुल अलग बंदोबस्त होता है, अलग तंत्र होता है कि और इसको ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ पे फ्लाइंग डॉक्टर्स होते हैं जो दौड़ के वहाँ पहुँचते हैं। इसमें जो जीपीएस का सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें स्कूप एंड रन की एकदम से जाके कोई पहाड़ के अंदर गिर पड़ा है, किसी खड्ड में गिर पड़ा है, तो उस व्यक्ति को वहाँ से रेस्क्यू करके बेस तक लाया जाए। और जो आपने कहा कि जो वॉरफेयर चिकित्सा है वो तो बहुत डेवलप्ड है, आर्मी मेडिकल कोर है, और वहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि जब लड़ाई के मैदान के अंदर बहुत सारे जवान और हमारे सैनिक को चोटें पहुँचती हैं, तो वो बिल्कुल एक अलग प्रकार का तंत्र है। और उसको तो इस प्रकार की सारी बातों का को बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है इस पुस्तक में। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे बड़ा ही हो सकता है कि आपको लगे बड़ा मैं अनभिज्ञ हूँ, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में लगातार गूंजता रहा है और बचपन से गूंजता रहा है, पिछले 50-60 साल से गूंज रहा है, कि लोग कहते हैं क्वैकरी कर रहा है, क्वैकरी कर रहा है। तो हमने भाई डिक्शनरी में मीनिंग देखा कि क्वैकरी क्या होता है। तो क्वैकरी का मतलब ये होता है कि जो फ्रॉड टाइप का कर रहा है। जी, तो क्या फ्रॉड जो है ये चिकित्सा जगत में भी होता है? बहुत सी जगह पर तो फ्रॉड होता है, क्वैकरी करते हैं लोग, लेकिन क्या ये मेडिकल जगत में भी मिथ्या चिकित्सा नाम की कोई चीज है क्या? हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरा अध्याय लिखा है। क्वैकरी शब्द आया कहाँ से, तो शायद आपने इस पे शोध किया। छोटे बच्चे को एक पोइट्री है ना, विद क्वैक हियर क्वैक देयर क्वैक क्वैक एवरीवेयर। तो जैसे एक बत्तख होती क्वैक 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 करती रहती है, तो इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के मरहम को बेचना कि ऐसा अंजन है और ऐसा मंजन है और ऐसा सुरमा है जो आँख के किसी भी रोग को ख़त्म कर देगा, इस सब से क्वैकरी आया
कि ये ऐसा चूरन है जो पेट का हर रोग दफा कर देगा, ऐसा सुरमा है जो आँख के अंदर चाहे झाला हो, चाहे मुतिया हो, चाहे आँख के अंदर ग्लकोमा हो, चाहे आँख बिल्कुल अंधी हो, बस आप सुरमा लगाइए और ठीक हो जाएंगे। और यहीं से क्वैकरी शब्द का जन्म हुआ। और चिकित्सा जगत में तो ये आया तो यूरोप से, और जहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बाम, अंजन और मंजन बेचे जाते थे, और वो आज तक प्रचलित है। फिर हुआ ये कि जो मॉडर्न चिकित्सा आई और जो अन्य चिकित्सा पद्धतियां आई, कंटेम्प्रेरी चिकित्सा पद्धतियां आई, उनके साथ ही साथ वहीं पे काम करने वाले कुछ लोग उसी चिकित्सा को स्वयं करने लगे बिना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए उस चिकित्सा का, वो क्वैक कहलाने। तो मैं एक बात आपसे जोड़ने की अनुमति चाहूंगा जी कि क्या क्वैकरी जो है मिथ्या चिकित्सा जिसे आप कह रहे हैं, तो क्या यह साक्ष्य आधारित चिकित्सा के विपरीत है? देखिए, साक्ष्य आधारित चिकित्सा एक शोध है जिसके अंदर चिकित्सा की जो प्रणाली है या डायग्नोसिस बनाने की जो प्रणाली है उसको पूरा सेट करके और पब्लिश करके छोड़ दिया जाता है कि लोग उसके अनुसार कार्य करें। तो अब यदि कोई क्वैक है जिसको आधा ज्ञान है, वो उस साक्ष्य आधारित चिकित्सा के संपूर्ण तरीका है और जिसके अंदर एथिक्स और मोरालिटी इन्वॉल्व है, और एक पूरा चैप्टर है इसमें एथिक्स और मोरालिटी पे, अगर वो उस तरीके से नहीं कर रहा है तो वो क्वैकरी है। डॉक्टर साहब, मेरा वो तो कहना है कि सम अप करके इसको यही कह सकते हैं कि जो कि साक्ष्य आधारित चिकित्सा नहीं है वही क्वैकरी है, जहां पर आधे और अधूरे ज्ञान की कोई बात ही नहीं है, जहां पर जो चिकित्सा, जो औषधि या रोग का निर्धारण या जो औषधि हम नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, बिना रोगी के रोग को समझे हुए अगर हम औषधि नहीं दे पा रहे हैं तो वही क्वैकरी है। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने, अच्छी बात कही। और कभी कभी जो बहुत ही ज्ञानी डॉक्टर है जो हमेशा साक्ष्य आधारित चिकित्सा करते हैं, और जब ऐसा पेच फंस जाता है, देखिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अपने तरफ का शब्द है, कि मरीज की बात ही नहीं समझ में आ रही तो खुद कहता है चलो क्वैकरी करके देखते हैं। और विश्वास करिए कभी कभी क्वैकरी भी चल ही जाती है, पर वास्तव में होनी तो साक्ष्य पे आधारित चिकित्सा ही चाहिए, पर क्वैकरी भी हो ही जाती है। डॉक्टर साहब, एक बात आपने थोड़ा सा जीवन मूल्यों के विरुद्ध कही है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपने कहा कि बहुत ज्ञानी डॉक्टर क्वैकरी करने के लिए सोचते हैं। ना 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 ना, हमारे नो 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 डॉक्टर साहब, मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा, बार बार कहना चाहूंगा कि हमारे यहां संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानी पुरुष वो पुरुष नहीं कहा जा सकता है जिसने किताबें पढ़े, पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जिसने डॉक्टर के अंदर अगर करुणा नहीं है, वेदना नहीं है, मरीज के रोग को समझने की कैपेसिटी नहीं है, तो ज्ञानी कैसा है वो? कोई ज्ञानी नहीं है, बिल्कुल ज्ञानी नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसने श्रद्धा के साथ ज्ञान को अर्जित किया है। बिल्कुल, ये तो बात है ही कि अगर करुणा, वेदना नहीं है, मोरालिटी और एथिक्स नहीं है, तो न तो वो साक्ष्य आधारित चिकित्सा है और न ही वो चिकित्सा है, फिर तो वो व्यवसाय हो। अब अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आजकल जन औषधि केंद्र बहुत खुल रहे हैं जी, तो ये क्या जन औषधि केंद्र में इसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि सरकारें इसको बड़ा बढ़ावा दे रही हैं, चाहे अमेरिका जाइए तो, चाहे लंदन की देखिए तो, चाहे जहां भी देखिए तो, हाँ, हर जगह जन औषधि केंद्र को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये क्या जन औषधि केंद्र में जो औषधियां बिक रही हैं वो क्या ब्रांडेड मेडिसिन जो दुकानों पे मिलती हैं, जिसको कि आप शायद ब्रांडेड मेडिसिन ही कहेंगे, इनसे कुछ भिन्न है या सेम है? और मरीजों के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? एक शब्द में आपका आंसर दे दे तो सेम है। बस यूं समझ लीजिए कि आप रोजमर्रा की छोटी मोटी, अगर आपको एक कमीज चाहिए या 10 गोली चाहिए तो आप थोक के बाजार में नहीं जाते। तो यदि थोक के बाजार के दाम पे या आउट ऑफ फैक्ट्री आउटलेट के दाम पे मैं हर मोहल्ले में एक औषधि केंद्र खोल दूं तो वो लगभग जन औषधि केंद्र है। ब्रांडेड मेडिसिन में क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके और CNF से लेके और
दुकान तक आते आते और उसके अंदर दवा का प्रचार प्रसार करते करते दवा के ऊपर एक बड़ी मोटी कीमत थोपी जाती है या उसके ऊपर बढ़ जाती है। उस कीमत को यदि हटा दें और दवा का प्रचार प्रसार के अंदर व्यय बिल्कुल नगण्य कर दें, तो दवा जिस रूप में फैक्ट्री से जिस दाम पे निकलती है उसमें 4 आने भर का 2 आने भर का छोटा सा प्रॉफिट जोड़ के उसको और सही दवा को बेचे। जन औषधि केंद्र से पाई हुई दवा में ये कदापि अर्थ नहीं है, कदापि अर्थ ऐसा नहीं है कि उसकी गुणवत्ता में कोई कमी है। वो जेनेरिक नाम से, जैसे कि एक दवा का नाम ले लेते हैं, बड़ी इस्तेमाल हुई पैरासीटामोल। पैरासीटामोल दवा दसियों ट्रेड नाम से, ब्रांड नाम से बिकती है, पर यदि पैरासीटामोल नाम से 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम नाम से हम डायरेक्ट खरीद लें तो वो सस्ती पड़ जाती है। यही जन औषधि केंद्र का उद्देश्य। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कि वो ये है कि जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, जिनको हम एलोपैथिक मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स लिखता है जी। क्या जन औषधि केंद्र की औषधियों में भी साइड इफेक्ट लिखे होते हैं या उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है? देखिए अजय जी, अब जमाना आ गया है इंटरनेट का। तो पहले एक रेगुलेशन था कि एक लीफलेट, एक कागज डिब्बी के अंदर रख दिया जाए जिसमें उस दवा के सारे साइड इफेक्ट हो। अब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ जब दवा का नाम लिखा है तो आपके मोबाइल के ऊपर, आपके गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आप साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल टाइप करिए और वो आ जाएगा। पर अभी भी बहुत सी दवाओं में, अधिकांश दवाओं के अंदर और बहुत सी में नहीं भी साइड इफेक्ट का पूरा लीफलेट है। और ये अनिवार्यता है कि, और ये अनिवार्यता, ये रोगी अधिकार है कि उसको जो दवा दी जा रही है, जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, उसका क्या अच्छा इफेक्ट है, किन किन चीज़ों में उस दवाओं को देने का इंडिकेशन है, ये साक्ष्य आधारित चिकित्सा है, और उस दवा से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं यह जानने का रोगी अधिकार है। और यह पब्लिक डोमेन में है, इंटरनेट पे है, और मरीज को दवा के साथ मुफ्त पर्ची भी दी जाती है। अधिकांश दवाओं के साथ, बहुतों के साथ अब ये जैसे पत्ते में जो दवाएं बिक रही हैं उनमें ऐसी पर्ची नहीं आती है। आपने जैसा कि बताया कि ब्रांडेड मेडिसिन के साइड इफेक्ट जो है वो लिखे रहते हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र की औषधि का वही साइड इफेक्ट है जो ब्रांडेड मेडिसिन में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में या बहुत से देशों में कुछ कम स्टेटस की जनता है, जिसकी आर्थिक आय कम है, जिन पे गरीबी है, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो ब्रांडेड मेडिसिन ही खरीदें कि वो जेनरिक मेडिसिन जन औषधि केंद्र की औषधियाँ खरीदें? नहीं, बिल्कुल आपका रोगी अधिकार है जो इसके ऊपर इसके अंदर अधिकार है कि आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि साहब मैं 1000 रुपये महीने से ज़्यादा दवा पे नहीं खर्च कर सकता, मेरे घर में वृद्ध माता पिता हैं, उनकी प्रतिदिन मुझे डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर की दवा खरीदनी पड़ती है, क्या मैं जन औषधि केंद्र की दवाएं खरीद सकता हूं? और अब एक इस प्रकार का नियम कानून भी धीरे धीरे आ रहा है कि डॉक्टर ब्रांडेड के साथ साथ ब्रैकेट के अंदर उसका जेनेरिक नाम और उस दवा का जो फार्मूला है वो भी लिख दे। और ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम उपलब्ध है जहां आपने ब्रांडेड नाम लिखा, कंप्यूटर स्वतः ही उसका जेनेरिक नाम लिख देगा। और ये रोगी अधिकार है कि वो दवा चाहे जिस फार्मेसी से खरीदे और जन औषधि केंद्र से खरीदे। और जैसा कि प्रश्न आपने मुझसे आरंभ में किया, क्या व्यक्ति जो कि जिसकी एफोर्डेबिलिटी अर्थात आर्थिक क्षमता नहीं है कि ब्रांडेड में खरीदे, तो बिल्कुल इस बात से न सोचे कि भाई ब्रांडेड ज़्यादा अच्छा असर करेगी, चलो मैं अपने बजट से अधिक खर्च कर देता हूँ, कहीं और अपना हाथ दबा लूँगा। बिल्कुल जन औषधि केंद्र जाएँ। जन औषधि केंद्र की दवाएं मैंने स्वयं भी इस्तेमाल की है, अपने मरीजों में भी इस्तेमाल की है, उनकी गुणवत्ता उतनी ही होती है, यह मेरा अनुभव है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है कि मान लीजिए मैं अपने ब्लड प्रेशर का इलाज आपसे करा रहा हूँ और आपने हमको जेनरिक मेडिसिन लिख दिया, या किसी अन्य डॉक्टर से करा रहा हूँ, उसने हमको ब्रांडेड मेडिसिन लिख दिया, तो मुझे किसकी बात माननी चाहिए? आपको अपनी बात माननी चाहिए। आपको पूरा अधिकार है कि आप
जिस डॉक्टर ने ब्रांडेड लिखी है उसको आप प्रेम पूर्वक पूछ सकते हैं कि साहब सेम दवा मैं जन औषधि केंद्र की ले रहा हूँ और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। यदि आपने ब्लड प्रेशर की बात कही, अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो रहा है जन औषधि केंद्र की दवा से, तो बस ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न हमारा ये है कि पिछले कई वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ, और अगर अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि साहब आधुनिक चिकित्सा का महत्व ये है कि रोग का नियंत्रण जल्दी कर देता है, सारे रोग ठीक हो जाते हैं। अक्सर लोगों से यह सुनता हूँ, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आधुनिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा का सबसे बड़ा, मैं आधुनिक चिकित्सा का स्टूडेंट हूँ और बिल्कुल हमेशा सच्चाई के साथ स्वीकारते हैं कि कितने सारे ऐसे रोग हैं, कुछ कैंसर हैं ऐसे, करीब 1/3 कैंसर का तो इलाज है, 2/3 ऐसे कैंसर हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, जिनके अंदर रोग ठीक नहीं होते हैं, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जो शोध का गूढ़ विषय है आज की चिकित्सा में। आधुनिक चिकित्सक ये हमेशा स्वीकारते हैं कि रोग को कंट्रोल में रखा जा सकता है, नियंत्रित थोड़ा किया जा सकता है। रोग को पूर्णतः, जैसे किसी को हर्निया हो गया है, कैटरैक्ट हो गया है, तो उसको इस विधि से क्योर किया जा सकता है, अर्थात उसका संपूर्ण समाधान किया जा सकता है। रोग के निदान के बाद, उसकी परीक्षण के बाद ऐसा रोग हो सकता है जैसे कि मान लीजिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग है, जिसमें मसल्स ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं, बच्चा जो है चल ही नहीं पा रहा है, एकदम उसमें लकवे की स्थिति है कि रोग का इलाज नहीं हो सकता, और इसको स्वीकारती है आधुनिक चिकित्सा, इसको बिल्कुल स्वीकारती है कि कुछ रोगों का इलाज असंभव है, कुछ का जो है शोध का विषय है और कुछ को नियंत्रण में रखा जा सकता है। हाँ, कुछ रोग अवश्य ऐसे हैं जिसके अंदर की संपूर्ण चिकित्सा हो जाती है और संपूर्ण लाभ भी हो जाता है। अब आपकी मैं सहमति चाहूँगा इस प्रश्न के संदर्भ में, जो मेरे मन में भाव उठ रहा है कि जेनेटिक डिजीजेज, यानी जिसको बहुत से लोग प्रकृति का विधान कह देते हैं, तो अभी आपने ऑटो इम्यून शब्द का इस्तेमाल किया, तो उससे पता लग रहा है कि जो कि स्वरोग प्रतिरक्षी जो डिजीज है, यहाँ पे आदमी की अपनी सेल्स नहीं पहचान पाती हैं रोग की बैक्टीरिया को। तो क्या ऐसा कुछ है क्या? चिकित्सा जगत इस बात को मानता है क्या कि प्रकृति का विधान है या ईश्वर का विधान है कि इस रोग आपको हो गया है? देखिए, ये बड़ा स्पिरिचुअल सा प्रश्न है। प्रकृति का विधान है, अब मेरे पुराने कर्मों का फल है कि मैं रोगी हो गया। मैं ब्रेस्ट कैंसर विषय का स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे घर में जो बहुत ही सात्विक महिलाएं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो जिन्होंने कभी कोई कुकर्म नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि तंबाकू खाया हो, पान खाया हो, कोई सब्सटेंस का प्रयोग किया हो, बिल्कुल घरेलू महिलाएं, और उनको स्तन के अंदर गांठ हो गई जिसके अंदर कैंसर हो गया, तो ये दैविक है, ये तो है ही। अब वो जीव दैविक है या जेनेटिक है, तो जी हाँ, कैंसर और ऑटो इम्यून सभी के अंदर जेनेटिक चेंज, स्पोरैडिक जेनेटिक चेंज धीरे 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 डिटेक्ट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्रोमोसोम और जीन की पहचान लोग करते जा रहे हैं। और वो क्यों होता है, ये आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा समझेंगे कि किसी व्यक्ति को जो कि कहे कि साहब मैंने कोई पाप और कुकर्म नहीं किए, मुझे ये रोग क्यों हो गया, ये तो एक फिलॉसफी का प्रश्न है। ये मेडिकल साइंटिस्ट इसमें नहीं चाहते, नहीं घुसते इसके अंदर, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि ये आज की जो हमारी स्वास्थ्य की पाठशाला है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। इसके अंदर अपने विचार हमें लिख के भेजें, नीचे लिखे हुए कमेंट्स में अपने विचार दें। मैं बहुत जल्दी से बताता हूँ कि इस पुस्तक में और क्या क्या है। इस पुस्तक में है कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, कैसे वृद्धावस्था के लिए तैयारी करें, कैसे हम ये देखें कि यदि रोग हो गया हो तो किस जगह जाके इलाज कराएं। इसके अंदर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है, सरकारी चिकित्सा की सुविधाएं क्या क्या हैं, मृत्यु के प्रति हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, मृत्यु एक भयावह सत्य है, मृत्यु के प्रति क्या तैयारी होनी चाहिए, बच्चों को पैदा होते समय माताओं को क्या करना चाहिए,
संयम से जीवन कैसे बिताएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेशाब के रोग होने पे क्या करें क्या ना करें, ऐसे अनेक विषयों को सामान्य पब्लिक तक पहुंचाने के लिए यह पुस्तक प्रयास करती है। और ऐसे विषय पे मेरे ख्याल से हिंदी भाषा में और विदेशी भाषा में ये पहली पुस्तक है। और इसी पुस्तक में से निकाल निकाल के हम अपनी स्वास्थ्य की पाठशाला को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का स्वास्थ्य की पाठशाला का पहला अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।